हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू बैक जयजीत डिफेंस वॉरियर। मैं आपका अपना साथी लेके आ चुका हूँ आज फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक हिस्ट्री एनडीए 2022 के लिए। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ, यह आपका लोगो है, ये आपको याद रखना है जब तक 4th ऑफ सितंबर तक। उसके बाद भी आपको याद रखना है जब तक आपकी एसएसबी क्लियर नहीं हो जाती। चलिए आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की। स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं। विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली conquered Indian territories. The Battle of Buxar is one such confrontation between the British Army and their Indian counterparts, which paved the way for the British to rule over India for the next 183 years. The Battle of Buxar took place in 1764. इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बक्सर की 1764 में लड़ाई हुई थी, भारत में यूरोपियन लोगों की आगमन के साथ साथ जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के सभी क्षेत्रों पर अधिकतर विजय प्राप्त कर ली थी। तो बक्सर की लड़ाई जो थी वो ब्रिटिश सेना और उनके भारतीय समकक्षों के बीच एक ऐसी लड़ाई थी जिसने अंग्रेज़ों के लिए अगले 183 वर्षों तक भारत पर शासन करने का मार्ग खोल दिया। और बक्सर का युद्ध जो था 1764 में जो हुआ था। एंड नाउ बात करते हैं व्हाट वाज द बैटल ऑफ बक्सर, कि बक्सर का युद्ध आखिर था क्या, इसके पीछे रीज़न क्या था, किस रीज़न की वजह से ये युद्ध हुआ था। इट वाज अ बैटल, जस्ट 1 मिनट मैं थोड़ा सही कर लूँ। या इट वाज अ बैटल बिटवीन द इंग्लिश फोर्सेज एंड अ जॉइंट आर्मी ऑफ द नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल एंड द मुग़ल एम्परर। तो कहा जा रहा है कि ये अंग्रेजी सेना और अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुग़ल सम्राट की तीनों की जो सेना मिलकर, यानी कहने का मतलब है नवाब बंगाल का, अवध का नवाब और मुग़ल एम्परर और इंग्लिश फोर्सेस, इनके बीच का ये युद्ध था। द बैटल वाज रिजल्ट ऑफ मिसयूज ऑफ ट्रेड privileges granted by the Nawab of Bengal and also the colonist ambitions of East India Company. अब जो लड़ाई थी वो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेन बोले तो व्यापारवादी थे, उनके व्यापार के जो विशेष अधिकार उनको दे दिए गए थे और उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा था उसकी वजह से हुई थी। मतलब अंग्रेज़ों को व्यापार के लिए जगह दे दी गई थी और वो उसका दुरुपयोग भी कर रहे थे। उनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे कि आप व्यापार कर सकते हैं, तो वो उनका दुरुपयोग कर रहे थे। तो इस वजह से ये युद्ध हुआ था। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं इसका क्या रीज़न था, क्या बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, तो इसके जो पृष्ठभूमि थी या युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी बक्सर के युद्ध की। तो बिफोर द बैटल ऑफ बक्सर वन मोर बैटल वॉज फाउट, इट वॉज द बैटल ऑफ प्लासी। जैसा कि अभी हमने आपको पढ़ाया था कि इस युद्ध से पहले एक प्लासी का युद्ध भी लड़ा गया था, और प्लासी का युद्ध आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर पड़ा हुआ है। दैट गेव द ब्रिटिश अ फर्म फुट होल्ड ओवर द रीजन ऑफ बंगाल। और ये प्लासी की लड़ाई थी जिसने अंग्रेज़ों को बंगाल के क्षेत्र पर, मतलब एक तरीके से कहें तो मजबूत पैर जमाने दिया, मतलब उनके लिए पावर बना दी प्लासी की लड़ाई में। एज अ रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला वाज डिथोन्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल एंड वाज रिप्लेस्ड बाई मीर जाफ़र, कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। अब जैसा कि यानी कि प्लासी की लड़ाई के परिणाम जो हुआ था वो क्या था कि सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब के रूप से हटा दिया गया था, नवाब के पद से हटा दिया गया था, और उसका जो एक कमांडर था मीर जाफ़र, उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया था। आगे क्या हुआ, आफ्टर मीर जाफ़र बिकम द न्यू बंगाल नवाब, द ब्रिटिश मेड हिम
देयर पपेट बट मीर जाफ़र गॉट इन्वॉल्व विद डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मीर जाफ़र को जब बंगाल का नया नवाब बना दिया गया तो अंग्रेज़ों ने उन्हें अपनी कठपुतली बना दिया गया था। कठपुतली कहते हैं उंगली पर इशारे पर नाचने वाला। अंग्रेज चाहते ही ये थे कि हर कोई हमारी बात माने, तो उन्होंने उसको पपेट यानी कि कठपुतली बना दिया था। और जो मीर जाफ़र था वो फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ गया। आफ्टर दैट मीर कासिम सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र वाज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश टू बिकम द न्यू नवाब एंड अंडर द प्रेशर ऑफ द कंपनी। यानी कि मीर कासिम था वो मीर जाफ़र का दामाद था और उसको नया नवाब बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने समर्थन किया कि हाँ भाई तुम बंगाल के नए नवाब बन जाओ। और कंपनी के दबाव में आकर मीर जाफ़र ने मीर कासिम के पक्ष से इस्तीफ़ा दे दिया। मतलब अब वो मीर कासिम की तरफ से अंग्रेज़ों की तरफ चला गया। मीर जाफ़र डिसाइडेड टू रिज़न इन फेवर ऑफ मीर कासिम। अ पेंशन ऑफ रेट 1500 पर एनम वाज फिक्स्ड फॉर मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र के लिए जो था, जब भाई मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना तो वो तो कठपुतली बन गया अब अंग्रेज़ों के हाथ के, तो उसके लिए 1500 रुपये पर साल, 1500 की पेंशन मतलब जो थे उसकी एक तरह से सैलरी मान लो कि बस अब तो यही सैलरी है उसकी, वो कुछ नहीं कर सकता। बेशक वो बंगाल का नवाब है लेकिन उसके पास ना ही कोई ज़्यादा पावर है ना ही वो कुछ कर सकता है। उसको क्या करना है, केवल जो राजस्व आएगा उसको अंग्रेज़ों तक पहुंचाना है और राज्य की देखभाल करनी है। अगर कोई बात बनती बिगड़ती है तो वो किसके द्वारा देखी जाएगी, वो मीर जाफ़र के द्वारा देखी जाएगी। अ फ्यू रीज़न विच वर द की ऑफ बैटल ऑफ बक्सर आर गिवन बिलो। मतलब कुछ कारण जो बक्सर की लड़ाई के थे, क्या थे। मीर कासिम वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल टू मुंगेर फोर्ट फ्रॉम कैलकुटा। जो मीर कासिम था वो स्वतंत्र होना चाहता था इन सब चीज़ों से और उसने अपनी राजधानी को कोलकाता से मुंगेर किले में स्थानांतरित कर दिया, मतलब बदल दिया, उसने राजधानी को चेंज कर दिया कैलकुटा से मुंगेर किले। आगे ही ऑल्सो हायर्ड फॉरेन एक्सपर्ट टू ट्रेन हिज आर्मी सम ऑफ हुम वर इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश। और जो था उसने अपनी सेना को मतलब प्रशिक्षित करने के लिए या ज्ञान देने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुला लिया था कि आप हमारी सेना को आइए, आप हमारी सेना को ट्रेंड कीजिए, जिनमें से कुछ का अंग्रेज़ों के साथ सीधा संपर्क भी था। मतलब जो आए थे इन्हें शिक्षा देने तो उनका डायरेक्ट अंग्रेज़ों के साथ एक सीधा संपर्क था। ही treated Indian merchants and English as same without grant any special privilege for the latter। अब उसने जो था भारतीय व्यापारियों के साथ और अंग्रेज़ी व्यापारियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया और बाद के लिए कोई विशेषाधिकार बना दिए गए अंग्रेज़ों के लिए। अब क्या था, दी फैक्चर्स focussed the English to overthrow him and war broke out between Mir Qasim and the company in 1733। और इन्हीं कारण के पीछे अंग्रेज़ों ने उनको उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित कर दिया और सन 1763 में मीर कासिम और कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया जिसे बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। अब इसके बात करते हैं कॉम्बाटेंट्स की। हु वर द कॉम्बाटेंट्स ऑफ द बैटल बक्सर के इसके कौन कौन से पार्टिसिपेंट या क्या क्या रोल रहे थे इसके। तो पार्टिसिपेंट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर जो थे वो देखते हैं हम। मीर कासिम एडमिनिस्ट्रिंग बंगाल इन प्लेस ऑफ मीर जाफ़र नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम जो था जिसको मीर जाफ़र को हटा के जो बंगाल का नवाब बनाया गया था उसका क्या रोल रहा था बैटल ऑफ बक्सर में। देखिए हमने आपके लिए टेबल ऑफ कंटेंट बना रखी है ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ही डिसलाइक मिजियो फॉर डास्टिक फार्मिन by the English, hence tried to conspire against them by forming an alliance the Nawab of Awadh एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड। वो अंग्रेज़ों की कुछ बातों से हमेशा गुस्सा सा रहता था। कहने का मतलब है उसने कॉन्स्पायर कर दिया था अंग्रेज़ों को अलायंस और किसके साथ, अवध के नवाब के साथ और मुग़ल एम्परर जो था, मुग़ल बादशाह जो था शाह आलम सेकंड के साथ उसने मिलकर नवाब के खिलाफ युद्ध के लिए ऐलान कर दिया था।
द सेकेंड थिंग इज सिराज उद्दौला नवाब ऑफ अवध, ठीक है, वॉज अ पार्ट ऑफ कॉन्फेडरेसी विद द मीर कासिम एंड शाह आलम। ये भी एक पार्ट था जो मीर कासिम और शाह आलम के साथ था। शाह आलम मुगल एम्परर, ही वांटेड टू ओवरथ्रो इंग्लिश फ्रॉम बंगाल, वो अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकाल कर फेंकना चाहता था। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द हेक्टर मुनरो, ब्रिटिश आर्मी मेजर, ही लेड टू बैटल फ्रॉम द इंग्लिश साइड, और उसने अंग्रेज़ों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व किया था। टेल अबाउट टॉकिंग अबाउट द रॉबर्ट क्लाइव साइंड द ट्रीटीज विद सिराजुद्दौला एंड शाह आलम आफ्टर विनिंग द बैटल। और रॉबर्ट क्लाइव का क्या यहाँ पे रोल था, उसने युद्ध जीतने के बाद सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड से एक ट्रीटी की थी। अब द कोर्स ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, यह हम जानेंगे कि क्या है द कोर्स ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। अब देखिए, वैन द बैटल ब्रोक आउट इन 1763, इंग्लिश गेन सक्सेसिव विक्ट्रीज एट कटावा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी एंड मुंगेर। जब 1763 में युद्ध छिड़ गया तो अंग्रेज़ों ने कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में लगातार जीत हासिल कर ली थी। मीर कासिम fled to Awadh and formed a confederacy with the Siraj Ud-Dawla, Nawab of Awadh and Shah Alam II, मुगल एम्परर। तो जो मीर कासिम था वो अवध भाग गया और उसने शुजाउद्दौला जो उस समय अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट या बादशाह थे के साथ एक कमेटी टाइप बनाई। मीर कासिम वांटेड टू रिकवर बंगाल फ्रॉम द इंग्लिश, और जो मीर कासिम था वो बंगाल को वापस पाना चाहता था अंग्रेज़ों से किसी भी हालत में। अब क्या है, रीड द कोर्स ऑफ बैटल इन पॉइंट्स लो। जो बक्सर की लड़ाई के कोर्स के पॉइंट्स हैं वो अब हम नीचे पढ़ेंगे। मीर कासिम फ्लेड टू ऑथ, मीर कासिम अवध भाग गया। एंड ही प्लान्ड अ confederacy with Sirajuddaula and Shah Alam II in a feigned bid to overthrow the English from Bengal, और उसने अंग्रेज़ों को बंगाल से उखाड़ फेंकने के लिए शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ एक योजना बनाई। एंड मीर कासिम सोल्जर मेड द इंग्लिश आर्मी ट्रोप्स डायरेक्ट बाई मेजर मुनरो इन 1764, और मीर कासिम के सैनिक 1764 में मेजर मुनरो द्वारा अंग्रेजी सैनिकों में मिला लिए गए। द जॉइंट आर्मीज ऑफ मीर कासिम वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, और जो मीर कासिम की संयुक्त सेना थी वो अंग्रेज़ ने परास्त कर दी, अंग्रेज़ों ने उसे हरा दिया। एंड द मीर कासिम अब्सकॉन्डेड फ्रॉम द बैटल एंड द अदर टू सरेंडेड टू द आर्मी। अब जो तीनों का इनका ग्रुप था, मीर कासिम का, शुजाउद्दौला का और नवाब का, मतलब मुग़ल सम्राट का, ये तीनों लड़ने लगे। लेकिन मीर कासिम की जब संयुक्त सेना को अंग्रेज़ों ने परास्त कर दिया तो मीर कासिम युद्ध से फरार हो गया, और अन्य जो दो बचे थे शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट, उन्होंने अंग्रेज़ी सेना के सामने अपना समर्पण कर दिया। अब क्या हुआ था, आगे पढ़ते हैं हम। द बैटल ऑफ बक्सर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। अब जो बक्सर की लड़ाई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त हो गई। मतलब 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है, उसके साथ ये बक्सर की लड़ाई समाप्त हो गई। अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है क्या। ये बहुत ही ज़्यादा मेन थिंग है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मेन टॉपिक है ये। अब पढ़ेंगे द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, कि बैटल ऑफ बक्सर के रिजल्ट क्या थे, ठीक है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम लोस्ट द बैटल ऑन अक्टूबर 20, 1764। अब जो मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला जो था अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय जो था मुग़ल बादशाह, ये तीनों 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हार गए। बक्सर का युद्ध हार गए ये तीनों लोग। मेजर हेक्टर मुनरो वॉन अ डिसीव बैटल एंड रॉबर्ट क्लाइव हैड अ मेजर रोल इन दैट। अब इसमें क्या हुआ, इस पूरे युद्ध में जो मेजर हेक्टर मुनरो जो था, जो अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज़ों की तरफ से, उसने एक ये निर्णायक लड़ाई जीती, मतलब एक तरफ का निर्णय हुआ। एंड रॉबर्ट क्लाइव हैड अ मेजर रोल इन दैट,
और जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने एक प्रमुख भूमिका निभाई, मतलब वो सबकी आंखों का तारा बन गया, सबकी आंखों स्टार्स बनना चाहता था एक तरह से, ये समझ लीजिए रॉबर्ट क्लाइव। इंग्लिश बिकम अ ग्रेट पावर इन नॉर्थर्न इंडिया। ये इस युद्ध जीतने के बाद उत्तर भारत में भी अंग्रेज़ों ने अपनी एक महान शक्ति का गठन कर लिया। मीर जाफ़र, now talk about the Mir Jafar Nawab of Bengal handed over district of Midnapur, Bardwan and Chatgaon to English for the maintenance of their army। मीर जाफ़र ने, जो बंगाल का नवाब था, अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव जिलों को अंग्रेज़ों को सौंप दिया कि अब से उसका जो है रखरखाव मेंटेनेंस अंग्रेज करेंगे। द इंग्लिश वर ऑल्सो परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल एक्सेप्ट फॉर अ ड्यूटी ऑफ 2% ऑन साल्ट। अब जो था नमक पर 2% के शुल्क को छोड़कर अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। मतलब अब उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है, केवल टैक्स देना है तो केवल सॉल्ट पर टैक्स देना है, वो भी केवल 2%। After the death of Mir Jafar, his minor son Nizam-ud-Dawla was appointed Nawab, but the real power of administration lay in the hands of नायब सूबेदार, who could be appointed or dismissed by the English। अब इसमें भी देखिए काफ़ी आपको आनंद आएगा इस वाले पैराग्राफ में कि मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसका बेटा था अराउंड 16 ईयर्स ओल्ड, तो उसको जो था उसका नाम था नजीम-उद-दौला, को नवाब नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन जो प्रशासन की वास्तविक जो शक्तियाँ थीं या वास्तविक जो जिम्मेदारियाँ थीं वो नायब सूबेदार के हाथों में ही थीं, जो अंग्रेज़ों के लिए काम करता था। मतलब अंग्रेज़ उसे कभी भी निकाल सकते थे और कभी भी उसे नियुक्त कर सकते थे। तो कहने का मतलब यह है कि अब तो फिर जो निज़ाम-उद-दौला है, सॉरी नाजिम-उद-दौला है, इसका कोई काम ही नहीं रह गया, क्योंकि जो मेन काम, ये तो केवल नाम के लिए बैठा हुआ है। जो रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो नायब सूबेदार के हाथ में है, और नायब सूबेदार खुद अंग्रेज़ों के हाथ में है। तो कहने का मतलब है कि पूरी सत्ता बंगाल की अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। क्लाइव मेड पॉलिटिकल, नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लाइव मेड पॉलिटिकल सेटलमेंट विद एम्परर शाह आलम सेकंड एंड शुजा-उद-दौला ऑफ अवध इन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने इलाहाबाद की संधि में सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजा-उद-दौला के साथ एक राजनीतिक समझौता किया, जिसे हम इलाहाबाद की ट्रीटी, इलाहाबाद की संधि के रूप में जाना जाता है, जिसे 1765 में कंप्लीट किया गया था। अब हम एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं क्या हुआ था। देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो था मीर जाफ़र, जो था मीर कासिम, वो गया अवध के पास, अवध के सम्राट शुजा-उद-दौला के पास, और उसने मुग़ल सम्राट से हेल्प मांगी। उन्होंने युद्ध किए। बक्सर के युद्ध में जब देखा कि सब हार रहे हैं तो वो मीर कासिम जो था, मीर जाफ़र, युद्ध छोड़ के भाग गया। अब जो बाकी 2 बचे थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। उनको सरेंडर करने के बाद अब एक ट्रीटी की गई उनके दोनों के बीच में, क्योंकि अब इंडिया युद्ध जीत चुकी थी। अब ट्रीटी की गई, इलाहाबाद की संधि के नाम से जिसको जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इलाहाबाद की संधि में हुआ क्या था आखिर, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इलाहाबाद की संधि में हुई थी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो व्हाट इज़ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, कि इलाहाबाद की संधि आखिर है क्या। तो देखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपके लिए थोड़ा कर देता हूँ इलाहाबाद की संधि, क्योंकि केवल इस संधि से ही हमें पूरे बक्सर का युद्ध का पता चल जाता है। The 2 more important treaties were concluded in Allahabad between Robert Clive, Shuja-ud-Dawla and Shah Alam II. The key points of the Treaty of Allahabad are given below। कहने का मतलब है इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव, शुजा-उद-दौला उस समय के अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह के बीच में 2 प्रमुख संधियाँ हुई। और जो इलाहाबाद की संधि है जो रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी, उसके कुछ पॉइंट्स नीचे हैं। अब क्या हैं? शुजा-उद-दौला had to surrender इलाहाबाद एंड कारा टू शाह आलम सेकंड। कहने का मतलब है कि शुजा को इलाहाबाद और कारा को शाह आलम द्वितीय को हवाले करना पड़ा।
मतलब इलाहाबाद उन्होंने दे दिया और शाह आलम ने कारा दे दिया। ही वॉज मेड टू पे रेट 50 लाख टू द कंपनी एज वार इमीडिएटली। उन्हें कंपनी के युद्ध में जो क्षति हुई थी उसके लिए 50 लाख रुपए के भुगतान के लिए कहा गया था। किनको? शुजाउद्दौला के लिए और जो हमारे मुग़ल सम्राट थे शाह आलम सेकंड के लिए। ही वॉज मेड टू गिव बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजीशन ऑफ हिज ई स्टेट। देखिएगा ये दोनों मिले हुए हैं। ही वॉज मेड टू गिव बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजीशन ऑफ हिज ई स्टेट। उसे बलवंत सिंह जो उस समय बनारस के जमींदार थे को उसकी पूरी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए बनाया गया था। ठीक है। एंड अब जो ट्रीटी जो इलाहाबाद की हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम की थी क्या हुई थी, मतलब जो अभी मैंने बताया था वो केवल शुजाउद्दौला के साथ हुई थी। शुजाउद्दौला को क्या करना था, उसने अपने इलाहाबाद को छोड़ दिया था और उसने मतलब इलाहाबाद और कारा को छोड़ना था और 50 लाख रुपए देने थे क्योंकि युद्ध में जो था अंग्रेजी सेना को नुकसान हुआ था। अब जो बात हुई है वो शाह आलम सेकंड के साथ क्या ट्रीटी हुई थी बात करते हैं। शाह आलम वाज कमांडेड टू रिसाइड एट इलाहाबाद विच वाज सीडेड टू हिम बाय शुजाउद्दौला अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन। अब जो था शाह आलम को इलाहाबाद में रहने का ही आदेश दे दिया गया था जिसे कंपनी के संरक्षण में शुजाउद्दौला ने उन्हें सौंप दिया था, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। The emperor had to issue a farman granting the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha to the East India Company in lieu of an annual payment of rate 26 lakh। कहने का मतलब है सम्राट को 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला एक फरमान जारी करना पड़ेगा। मतलब अब उसे 26 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, उसको क्या है दीवानी ऑफ बंगाल दे देगा वो अंग्रेज़ों को, बिहार दे देगा, उड़ीसा दे देगा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है। शाह आलम हैड टू अवॉइड बाय प्रोविज़न ऑफ रेस 53 लैक्स टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर द निजामत फंक्शन, मिलिट्री डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ द सेव प्रोविजंस। अब शाह आलम को इन सभी काम के लिए सैन्य रक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन के बदले कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान का पालन करना पड़ा। मतलब अब 53 लाख रुपए शाह आलम सेकंड को देने होंगे अंग्रेज़ों के लिए। तो देखिए इस पूरे बक्सर की युद्ध में क्या हुआ, फ़ायदा अंग्रेज़ों को ही हुआ, जो मेन फ़ायदा था वो अंग्रेज़ों को ही हुआ। देखिए उनकी सेना मैटर नहीं करती कितनी मरी कितनी नहीं मरी, लेकिन देखिए उन्होंने पूरा जो था अवध का भी छीन लिया। ठीक है। और मुग़ल बादशाह से भी सब छीन लिया था। अवध से जो थे उन्होंने 50 लाख लिए थे, मुग़ल बादशाह से 53 लाख लिए थे, 1 करोड़ प्लस यही बैठ गया और उस टाइम का 1 करोड़ बहुत होता है। ठीक है। अब बात करते हैं आप कि जो मीर जाफ़र था या मीर कासिम था, ये देखिए लालच की बात करें, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिस्ट्री में यही हुआ है, लालच के पीछे ही बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा, चाचा ने भतीजे को मारा, भतीजे ने चाचा को मारा और अंग्रेज़ उसका फ़ायदा उठा दे गए। अगर शायद हमारे बीच अगर ये लालच नाम की चीज़ नहीं आती तो हम 183 सालों तक अंग्रेज़ों के ग़ुलाम नहीं रहे होते। जी हाँ बिल्कुल। और चलिए ठीक है, आपकी क्लास कंप्लीट हुई और आज हमने आपको बताया कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 कैसे हुआ था, क्या रीज़न थे, क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले उसके। Again I want to thank you to see my video and if you are feeling good, if you are feeling some knowledge then please like, share, subscribe and आप जुड़े रहिए हमारे साथ जय डिफेंस वॉरियर में और हम डेली करते रहेंगे हिस्ट्री एंड डेट 2020 क्लासेस जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। जय हिंद, जय भारत वॉरियर्स। हटा भाई हो गया।